हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम अपना सेट थ्योरी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हमने सेट थ्योरी स्टार्ट किया था और इस चैप्टर में कल हमने देखा था सेट्स क्या होते हैं, उनका इंट्रोडक्शन और उनसे रिलेटेड जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं और उन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स। तो काफ़ी चीज़ें कल देखी थी हमने। टाइप्स ऑफ सेट्स भी स्टार्ट किए थे और इससे पहले जो भी नंबर सेट्स हो सकते हैं, नेचुरल नंबर के सेट्स, होल नंबर के सेट्स, रैशनल नंबर्स, और सेट की यूज क्यों पड़ी, सेट हमारे लिए कैसे यूज़फुल है, और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती थी वो सब हमने कल के क्लास में देख लिया है। अभी टाइप्स ऑफ सेट्स में कल हमने देखा था, जो पहला पॉइंट था अपना, नल सेट और एम्प्टी सेट। ये चीज़ें देख ली हमने। इसके बाद कल हमने एक ये वाला एग्जांपल भी किया था। ठीक है, तो इसके बाद की कहानी हम कंटिन्यू करते हैं आगे, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। एक एक करके सारी चीज़ों को हम लर्न करेंगे। तो अभी देखो, अभी अपने पास इसके बाद क्या आता है, एक डेफिनेशन होती है अपने पास, सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट क्या होता है, जैसे देखो इसके नाम में ही है सिंगल। सिंगल, ठीक है। सिंगल का मतलब एक, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, तो उसको हम बोलते हैं सिंगलेटन सेट। ठीक। तो इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है यहाँ पे। ये एग्जांपल क्या है, ये हो गया आपका सेट दिस। ये जो लिखा हुआ है ये सिंगलेटन सेट का एग्जांपल हो गया, क्योंकि इस सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है। या फिर आप कुछ भी लिख लो, किसी अल्फ़ाबेट का कोई लेटर लिख लिया, ये भी अपना क्या हो गया, सिंगलेटन सेट हो गया। ठीक है। कोई रेशनल नंबर लिख लो आप, 2/3, ये भी क्या हो गया, सिंगलेटन सेट हो गया। ठीक है। तो ऐसे सेट्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होंगे उनको हम सिंगलेटन सेट बोलते हैं। इसके बाद आ जाओ, अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होते हैं, ऐसे सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक। ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होते हैं। जैसे देखो अपने पास एग्जांपल है A=ABC। तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, इनको हम काउंट कर सकते हैं। फाइनाइट नंबर हुआ ना इनका, इनको हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए इनको हम बोलेंगे कि ये फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट के और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे मान लो कि हमने एक सेट डिफाइन किया, सेट x=n, जहाँ पे n क्या है, n है नेचुरल नंबर, और हमने इस पर कंडीशन लगा दी, ग्रेटर देन 5, n ग्रेटर देन 5 एंड n लेस देन 15। ठीक। तो ये सेट क्या हो जाएगा अपना, इसको हमने, देखो इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, ये n नेचुरल नंबर है, तो 5 से बड़ा और 15 से छोटा कितने नेचुरल नंबर हो सकते हैं, सबको हम राइट डाउन करके काउंट कर सकते हैं ना। फाइनाइट है ना इसका नंबर, क्या क्या हो सकता है, 6 7 8 डैश डैश ऐसे ऐसे करके 14 तक, तो इनको काउंट कर सकते हैं। इसलिए ये हमारे फाइनाइट सेट के एग्जांपल हो गए। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप यहाँ पे स्टिक मत कर जाना कि आपको अगर फाइनाइट सेट के डेफिनेशन में ऐसे एलिमेंट्स लिख के दिए हुए हों तो ही ये फाइनाइट होंगे। हो सकता है कि उनको ऐसे डिफ़ाइन करके किसी फॉर्म में दे दिया, तो यहाँ पे आपको अपना दिमाग थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा और इसको चेक करना पड़ेगा कि जो इसके अंदर, इस रेंज के अंदर जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं इस रेंज के अंदर, वो सारे फाइनाइट हैं या इनफाइनाइट है। अगर वो फाइनाइट होंगे इस रेंज के अंदर के सारे एलिमेंट, तो हम बोलेंगे कि अपना ये जो सेट है ये फाइनाइट सेट है। ठीक है। चलो, तो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, सिंगलेटन सेट एंड फाइनाइट सेट। इसके बाद अब हम आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट अपने पास एक पॉइंट आ जाता है कि ऑर्डर ऑफ सेट्स, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। किसी फाइनाइट सेट का ऑर्डर क्या होता है, ये कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो देखो, जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना किसी सेट में, उनको हम ऑर्डर ऑफ सेट बोलते हैं। अगर मान लो अपने पास कोई सेट है, सेट ए, ठीक, तो इस सेट का ऑर्डर होगा, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ ऑफ ए या फिर एन ऑफ ए, दोनों में से किसी से भी आप इनको डिनोट कर सकते हो। तो ऑर्डर ऑफ एनी सेट क्या हो जाता है अपना, जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। जैसे मान लो अपने पास, ये एग्जांपल से देखो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अपने पास मान लो एक सेट है ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, ABCD, ये 4 एलिमेंट है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ दिस सेट ए, NA = 4।
बहुत सिंपल है। ठीक है, सबको समझ आ गया? चलो, अब इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। अपने पास एक और टर्म है, ये डेफिनेशन देख लेते हैं, इनफाइनाइट सेट। इससे पहले हमने देखा फाइनाइट सेट, तो अभी हम देखने जा रहे हैं इनफाइनाइट सेट। जैसे देखो, बिल्कुल इसमें क्या है कि बिल्कुल नाम से ही क्लियर है अपने को। इनफाइनाइट सेट क्या हो सकता है? ऐसे सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। ठीक है, जैसे देखो इनका एग्जांपल देख लो। इनका कोई एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लो एक सेट हमने ऐसे डिफाइन किया, एक्स इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इस पर हमने कंडीशन लगा दी कि n ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अब इसका क्या मतलब हुआ कि इस सेट के अंदर वो सारे नेचुरल नंबर आएंगे जो 5 के इक्वल हो या 5 से बड़े हों। तो नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन कंडीशन है कि 5 से बड़ा होना चाहिए या 5 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से ले लो आप 5, 6, 7, 8, ऐसे ऐसे करके ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो गए? इसको काउंट करना पॉसिबल है? नहीं काउंट कर सकते ना। तो इसलिए ये अपना हो गया, क्या हो गया? ये हो गया इनफाइनाइट सेट। ये इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया अपना। ठीक है, सबको समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप उसको अभी पूछ सकते हो। आराम आराम से हम सारी चीज़ों को लर्न करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलो, इसके बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब अपने पास अगला जो पॉइंट है वो आ जाता है इक्वल सेट्स का। तो देखो इक्वल सेट्स क्या होते हैं। जैसे देखो इसके नाम में ही, इसके डेफिनेशन में ही अगर इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे इक्वल सेट नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इक्वल सेट्स। सेट्स प्लूरल है, यानी यहाँ पे एक से अधिक सेट की बात हो रही है। और इसके डेफिनेशन में लगा हुआ है आगे इक्वल। तो दो सेट्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, और नाम से ही पता चल रहा है कि अगर दो दो ऐसे सेट्स जो कि इक्वल होंगे, इक्वल किसी सेंस में होंगे, अब इसकी ये हम डेफिनेशन देखेंगे तब पता चलेगा, तो उनको हम इक्वल से सेट्स बोलते होंगे। तो इसकी डेफिनेशन देख लो, साफ साफ यहाँ पे मेंशन्ड है कि अगर दो सेट ए एंड बी, इनको हम इक्वल बोलेंगे इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ अ मेंबर एलिमेंट ऑफ सेट बी। यानी अगर अपने पास कोई सेट ए है तो इसके अंदर जो जो मेंबर अवेलेबल हैं, ये सारे मेंबर अगर सेट बी के अंदर भी हैं और एग्जैक्टली उतने नंबर ऑफ मेंबर्स ही हैं, तो हम इन दोनों सेट्स को इक्वल बोलेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? जैसे देखो सेट ए में इसका एग्जांपल देखो। अगर मान लो अपने पास ये है ए इज इक्वल टू 1, 2, 6, 7। कितने एलिमेंट हैं? सबसे पहले तो 1, 2, 3, 4, 4 एलिमेंट हैं, और चारों एलिमेंट्स इसमें मेंशन है क्या क्या है। ऐसे ही अब अपने पास एक दूसरा सेट है, ये सेट बी। तो इसमें देखो अपने पास कितने एलिमेंट हो गए? इसमें भी 4 एलिमेंट हैं। अब ध्यान से देखो, इनके एलिमेंट्स को कंपेयर करो। पहले सेट में, सेट ए में है 1, अब दूसरे में ढूंढो कहीं 1 है? दूसरे में देखोगे तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, पहला एलिमेंट तो दोनों का मैच कर गया। अब दूसरा देखो, पहले वाले में है 2, दूसरे वाले में देखो तो यहाँ पे है 2। तीसरा एलिमेंट देखो ए का है 6, तो ये सेट बी में भी है 6। ऐसे ही पहले सेट का देखो, ये लास्ट एलिमेंट है 7, तो 7 इसमें भी है यहाँ पे। तो 4 एलिमेंट सेट ए में है, 4 एलिमेंट सेट बी में है, और सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट्स के इक्वल है। ठीक है, तो सारे एलिमेंट सेम है ना दोनों में, तो इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि ए इज इक्वल टू बी। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ए इज इक्वल टू बी हमने लिखा, इसका मतलब है कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। बात समझ आ गई? क्लियर है सबको? अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत आसान होंगे और इसको आप आसानी से कर लोगे। जैसे मान लो कि मैंने आपको एक सेट दे दिया ऐसे, सेट ए इज इक्वल टू, मैंने ऐसे लिख दिया, सेट ए में है आपका 1, 3 एंड 5। ठीक, और ऐसे ही मैंने एक दूसरा सेट लिख दिया यहाँ पे, सेट बी इज इक्वल टू 5, 1 एंड x माइनस 2। और मैंने बोल दिया, क्वेश्चन में बोल दिया कि a इज इक्वल टू बी, यानी सेट a और b दोनों इक्वल सेट है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना इसका आंसर क्या होगा। सॉल्व करो फटाफट और मुझे इसका आंसर बताओ।
ठीक है। तो सेट ए में क्या क्या थे अपने पास, कौन कौन से एलिमेंट थे? सेट ए में था 1 3 एंड 5, ठीक है। सेट बी में क्या था अपने पास? बी में था 5 1 एंड x माइनस 2। हमसे पूछा था कि x की वैल्यू क्या होगी। ए एंड बी दोनों इक्वल है, तो ए एंड बी इक्वल हैं तो इन दोनों के एलिमेंट्स भी तो इक्वल होंगे। देखो इसमें 5 है, इसमें 5 है, ये दोनों तो इक्वल हो गए। इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, ये दोनों भी इक्वल हो गए। अब इसमें 3 है और इसमें x माइनस 2 है। तो क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि a इज इक्वल टू बी, ए एंड बी दोनों इक्वल सेट हैं, तो यहाँ से कंक्लूड होता है कि ये एलिमेंट जो बचा हुआ है a का b के इस बचे हुए एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए ना। तो आप यहाँ से इक्वेट करा दोगे 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, ठीक। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। बात समझ आई सबको? तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो कॉन्सेप्ट देखो एक बार को क्लियर है हमें, तो कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, आसानी से कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। चलो इसके बाद अब हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद देखो, अब तो हमने देख लिया इक्वल सेट। इक्वल सेट के बाद अपने पास एक और टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? यहाँ भी देखो सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सेट्स क्या हो जाएंगे? टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। यानी दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। अब उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट हैं उनको कंपेयर नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे सिर्फ ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट पहले सेट में और नंबर ऑफ एलिमेंट दूसरे सेट में, ये दोनों अगर इक्वल हो गए, हमारी जो भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट थी वो ख़त्म हो गई। बस ये दोनों इक्वल हुए, हम बोल देंगे कि हमारे सेट ए एंड सेट बी इक्विवेलेंट है, बात ख़त्म, ठीक। तो चलो जैसे हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अपने पास देखो ये सेट ए गिवन है, सेट ए, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। ऐसे ही ये है सेट बी, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 4 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 4। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि एन ए इज इक्वल टू एन बी, यानी सेट ए एंड बी दोनों इक्विवेलेंट हो गए, ठीक है। इससे पहले हमने क्या देखा था? इससे पहले हमने देखा था इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स में क्या होता था? इक्वल सेट्स में पहले कंडीशन तो ये होती थी कि दो सेट्स जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। उसके बाद जो भी एलिमेंट सेट ए में होते हैं वो सेम एलिमेंट सेट बी में भी होने चाहिए, तब जाके हम उनको इक्वल सेट्स बोलते थे। और इक्विवेलेंट में क्या होता है? बस उसी का एक पार्ट होता है जो इक्वल सेट में था ना, उसी की एक कंडीशन होती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इक्वल होने चाहिए। उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हो नहीं हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन दोनों डेफिनेशन को ध्यान से देखने ऑब्जर्व करने के बाद हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो इक्वल सेट होते हैं ना, इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, बट इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल, मे नॉट बी इक्वल। देखो अब इस चीज़ को आप एग्जांपल से समझ लो, क्योंकि जितने भी इक्वल सेट होंगे, इक्वल सेट में तो दो कंडीशन होती है, एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, और ये सिर्फ और सिर्फ यही रिक्वायरमेंट है इक्विवेलेंट सेट की। तो जो भी इक्वल सेट होंगे वो तो इक्विवेलेंट होंगे ही, ठीक है। क्यों होंगे? क्योंकि इक्वल सेट में एन ए इज इक्वल टू एन बी वन ऑफ द कंडीशंस है, जो कि इसकी सफिशिएंट कंडीशन है, तो इसलिए इक्वल सेट इक्विवेलेंट होंगे। अब इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। नहीं कैसे हो सकते हैं? इक्विवेलेंट सेट इक्वल कब होंगे? जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ये तो इक्वल होंगे ही होंगे। अगर सारे एलिमेंट्स भी इक्वल हो गए तब जाके इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो जाएंगे, अदरवाइज इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे देख लो, मान लो कि मैंने एक सेट लिया एक्स इज इक्वल टू ले लिया 1 2 3। ऐसे ही हमने एक सेट और लिया वाई इज इक्वल टू ले लिया ए बी एंड सी, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स कितने हो जाएंगे? 3 है ना, 3 एलिमेंट है। और ऐसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट वाई में भी 3 एलिमेंट है, ठीक। तो ये तो हमारे हो गए एक्स एंड वाई इक्विवेलेंट सेट हो गए। लेकिन अब क्या ये इक्वल सेट हैं? क्योंकि जो एक्स में एलिमेंट्स है ना, एक्स में 1 है, वाई में कहीं 1 है नहीं, है ना।
तो इसके एलिमेंट्स तो इक्वल नहीं हुए। जब इनके एलिमेंट्स इक्वल नहीं हो पाए तो ये इक्वल सेट्स नहीं हो पाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट सेट होंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इस स्टेटमेंट में ये लिख रखा है कि इक्विवेलेंट सेट्स में नॉट बी इक्वल। बात समझ आ गई? इक्वल हो भी सकते हैं, अगर ये 1 2 3 था, अगर y में भी 1 2 3 होता तो ये इक्विवेलेंट भी होते, इक्वल भी होते, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ इक्विवेलेंट है और इक्वल सेट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कैसे कैसे हमने कंक्लूड किया ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इस स्टेटमेंट को आप लोग हाईलाइट कर लो और हमेशा ध्यान में रखना। सबको क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद आगे बढ़ें। चलो इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और अपने पास अब हम आ जाते हैं सेट्स के बाद सबसेट्स पे। सेट्स और सेट्स के जो बेसिक टाइप्स होते हैं, नल सेट, सिंगलेटन सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, ये सारी चीज़ें हमने एक एक करके देख ली। अब हम देखने जा रहे हैं कि सबसेट्स क्या होते हैं। ठीक, तो चलो देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास दो सेट हैं ए एंड बी। ठीक, ए एंड बी आर टू सेट्स। अब अगर ए के सारे एलिमेंट, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में शामिल हो तो हम ए को बी का सबसेट बोलते हैं। बात समझ आ गई आपको? जैसे देखो, इस चीज़ को मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। हमारे पास मान लो कि ये है सेट ए, ये हमने ले लिया, ये इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ये है सेट ए, और ये जो बड़ा वाला है ना, ये है आपका सेट बी। ठीक, तो अब देखो सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो इस बड़े वाले सर्कल के अंदर ही तो है। तो सेट ए के सारे एलिमेंट बी में इंक्लूडेड है ना, तो यहाँ पे हम ए को बी का सबसेट बोलेंगे और इसको ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो साइन होता है ये सबसेट का होता है, ए इज सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए के सारे एलिमेंट, सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट बी में भी इंक्लूडेड है। बी के सारे एलिमेंट सेट ए में होंगे या नहीं होंगे इसकी गारंटी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम बी के सारे एलिमेंट सेट ए में नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो बी सेट बड़ा है, तो बी के ये वाले एलिमेंट जो ए में है तो ये दोनों तो कॉमन है, लेकिन जो इधर वाले एलिमेंट होंगे बी के वो ए में होंगे क्या? नहीं होंगे ना। तो इसलिए बी ए का सबसेट होगा नहीं होगा ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन ए बी का सबसेट होगा क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर पाए जा रहे हैं। ये हमने देख लिया इसको डायग्राम से, इनको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक, डायग्राम से चीज़ों को विजुअलाइज करने में थोड़ी सी आसानी रहती है। इसको हम ऐसे एक नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू भी देखते हैं। जैसे मान लो अपने पास कोई एक सेट ए है, सेट ए में अपने पास 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, ये चीज़ें हो गई। इसके बाद अब हम आ जाते हैं, अपने पास एक दूसरा सेट है सेट बी। सेट बी में देखो ये कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 6 7। अब यहाँ पे देखो तो ए के सारे एलिमेंट, ए में जितने भी एलिमेंट हैं ये सारे एलिमेंट बी में हैं क्या? हमने सर्च किया तो हमने पाया कि ए के सारे एलिमेंट सेट बी में भी हैं। इनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी बी में हैं, लेकिन जो भी एलिमेंट्स ए में अवेलेबल थे वो सारे के सारे एलिमेंट बी में भी हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट है। ठीक, सबको समझ में आ गई बात? चलो इसके बाद एक और टर्म होता है अपने पास जिसको कि हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? ये भी सबसेट ही होता है, बस इसमें ये एक कंडीशन आ जाती है कि ए एंड बी इक्वल नहीं हो सकते। जैसे मान लो कि अगर मैं आपको बोलता कि अपने पास एक सेट है एक्स के अंदर एलिमेंट थे 1 2 3, और मैं बोलता कि अपने पास एक सेट है वाई के अंदर भी एलिमेंट थे 1 2 एंड 3, तो फिर मैं पूछता कि एक्स वाई का सबसेट है कि नहीं? तो है, हम बोलते कि है, क्योंकि एक्स के अंदर जो भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट वाई में भी तो हैं। तो हम इसको लिख सकते थे कि एक्स इज सबसेट ऑफ वाई। ठीक, लेकिन अगर मैं पूछूं कि एक्स वाई का प्रॉपर सबसेट है कि नहीं, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा कि एक्स वाई का प्रॉपर सबसेट नहीं है। ठीक, क्यों? क्योंकि देखो प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, इक्वलिटी वाली कंडीशन हम हटा देते हैं, ए एंड बी इक्वल नहीं हो सकते। ए एंड बी इक्वल नहीं हो सकते तभी जाके हमारा सेट ए बी का प्रॉपर सबसेट हो पाएगा। जैसे ही ये दोनों इक्वल हो गए तो हमारे यहाँ पे प्रॉपर सबसेट वाली कंडीशन तो ख़त्म हो जाती है। फिर ए बी का सबसेट हो सकता है लेकिन ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। सबको समझ आ गया?
प्रॉपर सबसेट का सिंबल ये होता है, यहाँ नीचे से इक्वलिटी साइन हट जाती है। ऐसे अगर लिखा हुआ है ए सबसेट बी, इसका ये मतलब होता है कि ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्लियर है? चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अपने पास 2-3 पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको एक एक करके हम देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी देखो अपने पास ये पहला पॉइंट है कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यानी अपने पास अगर कोई भी सेट है तो सारे सेट, इस दुनिया में जितने भी सेट एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सारे सेट खुद के सबसेट होते हैं। जैसे मान लो मैंने कोई एक सेट ले लिया ए, इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ये ए सेट है। अब फिर इसके ऊपर मैं एक दूसरा ए सेट बनाऊँ तो इसको ओवरलैप करेगा, जैसे ये वाला ए सेट था वैसे ही होगा ये। तो पहला वाला जो सेट ए है वो दूसरे के अंदर लाई कर रहा है या दूसरे के ऊपर लाई कर रहा है ना, तो इन दोनों के एलिमेंट्स कॉमन होंगे। तो इसलिए हम बोलेंगे कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए। चाहे इसको ऐसे समझ लो चाहे इसको ऐसे समझ लो। मान लो हमारे पास कोई एक सेट है 1 2 3, सेट ए है, इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं 1 2 3। अब मैं पूछूं कि ए का सबसेट है कि नहीं, तो हम यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, हम सबसेट की डेफिनेशन पे जाते हैं। सबसेट की डेफिनेशन क्या होती थी कि हम इस सेट के सारे एलिमेंट्स को उठाएंगे और जिसका सबसेट है या नहीं है उसके एलिमेंट्स के साथ इसको चेक करेंगे कि उस सेट में इसके सारे एलिमेंट मिल रहे हैं कि नहीं। तो हमें क्या पूछा है यहाँ पे कि ए का सबसेट है कि नहीं, तो ए के सारे एलिमेंट ए के अंदर मिलेंगे कि नहीं? ऑफ कोर्स मिलेंगे, क्योंकि हैं तो वो ए के ही एलिमेंट। तो इसलिए हम यहाँ से बोलेंगे कि ए इज़ सबसेट ऑफ ए। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट फॉर इटसेल्फ। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है अपने को? सेकेंड पॉइंट यहाँ पे बोला हुआ है कि एम्प्टी सेट फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट को कल हमने जब देखा था, एम्प्टी सेट, नल सेट या वाइड सेट, तो मैंने बोला था कि इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाई जो होता है ना वो सारे सेट का सबसेट होता है। हाँ, तो ये बहुत सीधी सी बात है। अगर मान लो अपने पास कोई सेट है ए, ठीक है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 सो ऑन अप। अब मैं पूछूं कि फाई इसका सबसेट है कि नहीं, तो फाई इसका सबसेट होगा, क्योंकि अगर इसके अंदर, फाई का मतलब क्या? फाई का मतलब कुछ नहीं, ब्लैंक। तो इसके अंदर अगर कुछ नहीं होता तो भी इसके अंदर ब्लैंक होता, और इतने सारे एलिमेंट हैं तो भी ब्लैंक भी तो इनका पार्ट ही होगा। इसको आप चाहो तो डायग्राम से समझो। जैसे हमने मान लो कि ये बना लिया, ये हो गया हमारा सेट ए। अब मैं पूछूं फाई इसका सबसेट है कि नहीं, फाई मतलब कुछ भी नहीं, ब्लैंक। तो ब्लैंक इसके अंदर अवेलेबल है कि नहीं? इस सेट ए के अंदर है, तो इसलिए फाई इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया अपना। इसके बाद आ जाओ, ये थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है और कॉमन सेंस है, इसमें रटने वाली कोई बात ही नहीं है। इसको देखो, ये क्या लिखा हुआ है, एन इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ डब्ल्यू। एन बोले तो एन क्या हो गया अपना यहाँ पे? एन हो गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 सो ऑन अप। इसके बाद ये सबसेट है होल नंबर्स का। तो होल नंबर्स क्या क्या होते हैं? 0 1 2 3 ऐसे ऐसे स्टार्ट होते हैं, तो इसका सबसेट हो जाएगा ना, क्योंकि सारे एलिमेंट तो कॉमन है लेकिन इस होल नंबर में 0 जो है ये एक एक्स्ट्रा है, तो इसलिए नेचुरल नंबर इसका सबसेट हो गया होल नंबर्स का। और होल नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर के सबसेट होते हैं, क्योंकि इंटीजर के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? 0 तो होता ही है, इसके बाद +-1 +-2 ऐसे ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। तो प्लस वाले भी सारे इंटीजर होते हैं और नेगेटिव वाले भी सारे इंटीजर होते हैं, तो होल नंबर इंटीजर्स का भी सबसेट हो जाएगा। इसके बाद जो ये इंटीजर्स होते हैं ये सबसेट हो जाएंगे रैशनल नंबर्स के। रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होते हैं, इनमें इंटीजर्स भी आएंगे और इंटीजर्स के अलावा और सारे जो नंबर होते हैं वो भी आएंगे। ठीक, अब जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर सबसेट हो जाते हैं रियल नंबर्स के, क्योंकि रियल नंबर में सारे के सारे रैशनल नंबर भी आते हैं और उनके साथ साथ इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। अब जितने भी रियल नंबर होते हैं ये सबसेट हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। समझ में आई बात? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल नंबर्स भी आते हैं और इमेजिनरी नंबर्स भी आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लिखते हैं x + i/y। ये x जो हो गया ये इसका रियल पार्ट हो गया और y इमेजिनरी पार्ट हो गया। इस चीज़ को लेके आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, x + i/y, आयोटा क्या है यहाँ पे और ये हमने क्या लिख दिया, ये सारी चीज़ें हम हायर क्लासेज में जाएंगे तो वहाँ अच्छे से पढ़ेंगे।
बस आपको ये समझना है कि जो रियल नंबर होते हैं, जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सबसेट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। ठीक है, तो ये कहानी क्लियर हो गई अपनी। इसके बाद अपने पास लास्ट पॉइंट बच जाता है। ये लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? लास्ट पॉइंट बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट कॉन्टेनिंग n एलिमेंट्स इज़ 2n। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कई बार एग्जाम में। अगर हमारे पास कोई सेट है जिसमें कि n एलिमेंट्स हैं, तो उसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे? वो होते हैं 2n। ये फॉर्मूला है, इसको रटना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग इसको रिकमेंड कर लेते हैं कि इसको रट लो, याद कर लो, जब भी क्वेश्चन आएंगे फार्मूला पुट करना, आंसर निकालना। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको पीएनसी पढ़ाई थी, और पीएनसी मैंने इसी दिन के लिए पढ़ाया था क्योंकि पीएनसी का यूज़ कहीं भी आ सकता है। और बच्चे जो थोड़े से इंटेलिजेंट होंगे, जिनके अंदर थोड़ी समझ होगी, तो जो भी चीज़ें उन्होंने पहले पढ़ा है उसको अप्लाई करेंगे वो नए कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने में। तो अब हम यहाँ पे पीएनसी का यूज़ करेंगे और हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट कॉन्टेनिंग n एलिमेंट इज़ 2n। ये चीज़ कहाँ से आई, इसको हम अभी यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड। चलो इस चीज़ को हम अभी यहाँ पे देख लेते हैं। अब हमें देखना है कि ये कहाँ से आया अपने पास। क्या बोला है कि हमारे पास कोई एक सेट है ए, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? सेट ए के अंदर n एलिमेंट्स हैं, ये हमें दे रखा है। उसके बाद बोला है कि इसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे। तो सेट ए के अंदर n एलिमेंट्स है ना, तो हमने पीएनसी के हिसाब से इसकी मार्किंग कर दी, इनको इनके लिए सीट्स का अरेंजमेंट कर दिया। यहाँ पे पहला नंबर, यहाँ पे दूसरा नंबर, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, टेस्ट है टेस्ट, यहाँ पे nth नंबर। ये टोटल कितने प्लेसेज हो गए? n प्लेसेज हो गए। अब जो पहले प्लेस पे जो नंबर होगा, तो जो सबसेट होगा अपना ए का सबसेट होगा, मान लो बी जो है ये ए का सबसेट है, तो सबसेट के अंदर एक सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उसमें से कुछ एलिमेंट्स आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। हो सकता है सारे आ जाएं, हो सकता है एक भी ना आए, ये दोनों भी सबसेट होंगे ए के। तो जो पहले प्लेस पे एलिमेंट होगा, इसके पास दो चॉइस है, या तो ये अपने सबसेट में आना चाहेगा या तो नहीं आना चाहेगा। ठीक है, तो पहले प्लेस पे जो एलिमेंट है इसके पास दो चॉइस है, या तो ये पहला चॉइस या तो ये सबसेट में आ जाए, दूसरा चॉइस या तो ये सबसेट में नहीं आए। दूसरे प्लेस पे जो एलिमेंट है इसके पास भी दो ऑप्शन है, या तो ये अपने सबसेट में आए या तो अपने सबसेट में नहीं आए। ऐसे ही तीसरे प्लेस पे जो एलिमेंट है इसके पास भी दो ऑप्शन है, या तो सबसेट में आए या तो नहीं आए। सो ऑन अप, ऐसे ऐसे करके जो लास्ट प्लेस पे nth प्लेस पे ये है अपना nth प्लेस पे जो एलिमेंट है इसके पास भी दो ऑप्शन है, या तो ये अपने सबसेट में आए या तो नहीं आए। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितने हो गए? सबसेट बनाने के टोटल वेज कितने हो जाएंगे अपने? टोटल वेज काउंट कर लो यहाँ से, 2 इंटू 2 इंटू 2 सो ऑन अप इंटू 2, कितने टाइम्स है? 2 इंटू 2 इंटू n टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा 2n। आगे बात समझ में सबको? तो ये फार्मूला वहाँ से आया। अब आप यहाँ पे ये सोचोगे कि ये 2 को हमने मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, ऐड क्यों नहीं किया? तो याद करो, जब मैंने आपको पीएनसी पढ़ाया था तो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था मल्टीप्लिकेशन रूल एंड एडिशन रूल। तो मैंने बोला था कि अगर सारे वर्क के कंप्लीट होने के बाद अपना फाइनल वर्क कंप्लीट होता है तो वहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन रूल लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर ये वाला वर्क कंप्लीट हो गया तो इससे अपना फाइनल वर्क कंप्लीट होगा क्या? नहीं हो पाएगा ना। इसके लिए, इस फाइनल सबसेट को बनाने के लिए हमें ये सारा वर्क करना पड़ेगा, इसको भी देखना पड़ेगा, ये चाहे तो आए नहीं आए। दूसरे प्लेस पे जो एलिमेंट है ये भी चाहे तो आए नहीं आए। ऐसे ऐसे करके जो nth प्लेस पे जो एलिमेंट है ना, वहाँ तक की हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके अपना फाइनल वर्क कंप्लीट होता है। इसलिए हमने यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई किया है। बात समझ आई आपको? बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट नहीं है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लो। और आज की क्लास में हम यही तक रखते हैं, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।